Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Khurram Ijaz Chandia with online lecture of our course Research Methodology. In previous lecture, we started with discussing research design, and we discussed independent, dependent, extraneous, and control variables. The topic for today's lecture is principle of variance. As the total change measures the combined effect of all three components, it is difficult to isolate the individual impact of each of them. Since your aim as a researcher is to determine the change that can be attributed to the independent variable, you need to design your study to ensure that independent variable has the maximum opportunity to have its full effect on dependent variable, while effects that are attributed to extraneous and change variables are minimized if possible, or quantified or eliminated. This is what Kurlanger calls Max-Min-Con principle of variance. अब प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस ये है कि अब यहाँ पे जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, और हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दो या तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, को दो तीन एक्सट्रेनियस या कंट्रोल वेरिएबल्स भी होते हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये सारे के सारे वेरिएबल्स नहीं होते, हमारा एरिया ऑफ फोकस सारे के सारे वेरिएबल्स नहीं होते। हो सकता है हम सिर्फ एक या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट चेक करने में इंटरेस्टेड हों, लेकिन मॉडल की कंप्लीशन के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया हो कि हम एक्सट्रेनियस और कंट्रोल वेरिएबल्स भी इंक्लूड करें। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस कहता है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस ये कहता है कि आपने अपने स्टडी डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है, आपका स्टडी डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उसमें इंश्योर हो जाए कि जो आपका स्पेसिफिक वेरिएबल है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो एरिया ऑफ फोकस है, स्पेसिफिकली जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करना चाह रहे हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि आप उस इफ़ेक्ट को एक्चुअली कैप्चर भी कर सकें, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का जो इफ़ेक्ट है वो आप कम कर लें या उसको ख़त्म कर लें। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस। मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस। अब ये प्रिंसिपल है क्या? When studying causality between two variables, there are three sets of variables that impact upon the dependent variable. Since your aim as researcher is to determine that change can be attributed to the independent variable, you need to design your study to ensure that independent variable has maximum opportunity to have its full impact on dependent variable, while the effects that are attributed to extraneous and chance variable are minimized. अब वो यहाँ पे कहता है कि आपने अपने मॉडल को इस तरह से बनाना है कि आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी उस स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मिले जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपका एरिया ऑफ फोकस है, और जो इफ़ेक्ट एक्सट्रेनियस या चांस वेरिएबल्स का है उसे कम से कम रखा जा सके। Setting up a study to achieve above is known as adhering to the Max-Min-Con principle of variance. तो ऐसी सेटिंग को जिसमें आप ये कामयाब हो जाएं कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे ऐसे डिज़ाइन करें कि उसी का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आप कैप्चर कर सकें, और एक्सट्रेनियस या चांस वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट मिनिमम कर सकें, तो इस मैकेनिज़्म को, इस सेटिंग को आप बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी मिनिमाइज द इफ़ेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू एक्सट्रेनियस एंड चांस वेरिएबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, किस तरह से आप एक्सट्रेनियस या चांस वेरिएबल के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। The simple answer is that in many situations we cannot, however, it can be quantified. अब बहुत सारी जगहों पे तो ये कम नहीं हो सकता या क्वांटिफाई नहीं हो सकता। The sole purpose of having a control group, as mentioned earlier, is to measure the change that is the result of extraneous variables.
The effect of change variable is often assumed to be none and negligible because of neutralization effect. अब हम जो है वो जो कंट्रोल वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं उनका मकसद ये होता है कि आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का जो इफ़ेक्ट है उसको मेजर कर सकें, और चांस वेरिएबल्स को हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनका इफ़ेक्ट बहुत ही निग्लिजिबल है। हम अपने पिछले यानी कि जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि चांस वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं। The effect of chance variable is often assumed to be none or negligible because of neutralizing effect. As discussed, chance variation come primarily from two sources, respondents and the research instrument. It is assumed that if some respondent affect dependent variable positively, other will affect it negatively. तो हमने कल डिस्कस किया था कि चांस वेरिएशन जो होती है उसके दो सोर्सेज होते हैं, या तो रिस्पोंडेंट होता है या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है। रिस्पोंडेंट कैसे कि हो सकता है कोई रिस्पोंडेंट एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड में हो और वो गलत रिस्पांस आपको दे दे, एक्सट्रीम रिस्पांस दे दे। तो हो सकता है जो दूसरा रिस्पोंडेंट है वो नॉर्मल मूड में दे, तो वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। For example, if some respondents are extremely positive in their attitude towards the issue, being very liberal or positively biased, they are bound to be others who are extremely negative, being very conservative or negatively biased. तो ये बात बड़ी कॉमन सी है कि एक सोसाइटी के अंदर अगर कोई लिबरल लोग या पॉजिटिव बाइस्ड वाले लोग होते हैं तो कुछ कंजर्वेटिव या नेगेटिव बाइस्ड वाले भी होते हैं, तो वो जो ओपिनियन है वो बैलेंस हो जाता है। Hence, they tend to cancel each other out, so the net effect is assumed to be zero. तो ये दोनों पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कैंसिल हो गई तो नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो आ गया। However, if in study population most individuals are either negatively or positively biased, a systematic error in the findings will be introduced. Similarly, if research instruments are not reliable, that is, it is not measuring correctly what it is supposed to measure, a systematic bias may be introduced into study. दूसरी जो वो चांस एरर आता है वो ये होता है कि आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्वेश्चनियर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपने डेटा लेना है, वो उस चीज़ को मेजर ही नहीं कर रहा जिसको मेजर करना चाहिए। सपोज़ आप वर्क प्लेस स्ट्रेस को या जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए क्वेश्चनियर बनाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चनियर उसे सही तरह से मेजर कर ही नहीं रहा, तो फिर चांस एरर आने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए भी सिस्टमेटिक बाइस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रेंडमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ you often need to study two or more group of people. In forming these groups, it is important that they are comparable with respect to dependent variable and other variables that affect it, so that effects of independent and extraneous variables are uniform across groups. Randomization is a process that ensures that each and every person in group is given an equal and independent chance of being in any of the groups, thereby making groups comparable. तो अब वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स जो होते हैं स्टडीज़ या कंपैरेटिव स्टडीज़ में आप दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और फिर उन ग्रुप्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आप कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो रेंडमाइजेशन क्या है? रेंडमाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है कि जो इंश्योर करता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इन ग्रुप is given an equal and independent chance of being in any of the group. यानी कि हर बंदा, वो जो आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल है, हर बंदे के पास इक्वल चांस हो उसको क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करने का, तभी आप कंपैरिजन कर सकेंगे। In the physical sciences, a researcher can control extraneous variables as experiments. In physical sciences, a researcher can control extraneous variables as experiments are usually done in laboratory. By contrast, in social sciences, the laboratory is society over which the researcher lacks control. Since no researcher has control over extraneous variable, their effect, as mentioned in most situations, cannot be minimized. The best option is to quantify their impact through the use of control group, through the introduction of control group.
अब वो यहाँ पे कहता है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, आप अगर कोई लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे, आप डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, आप केमिकल्स में क्वांटिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप कहीं सर्वे कर रहे हैं और लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, तो हर तरह के दिमाग के लोग वहाँ पे मिलेंगे, तो किसी चीज़ को वहाँ पे इफ़ेक्ट करना जो है उनको मिनिमाइज़ करना, उसका इफ़ेक्ट मुमकिन ही नहीं रहता। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप उनको मेजर कर लें, यानी कि एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन उसने आपके एक्सपेरिमेंट को, आपकी स्टडी को इफ़ेक्ट करना ही करना है, आप उसको मॉडल के अंदर इंक्लूड कर लें, क्वांटिफाई कर लें। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सेकेंड लास्ट लाइन में। क्वांटिफिकेशन का मतलब यह है कि आप उसे मेजर करें और करने की कोशिश करें और उसे मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ग्रुप। Creates the problem of ensuring that extraneous variables have a similar effect both on control and experimental groups. In some situations, their impact can be eliminated. This is possible only where one or two variables are known to have marked impact on dependent variable. There are two methods used to ensure that extraneous variables have similar effect on control and experimental groups, and two methods of eliminating experimental extraneous variable. Matching. Matching is a technique that is used to form two groups of patients to set up an experiment control study to test the effectiveness of drug. From a pool of patients, two patients with identical predetermined attributes, characteristics, or conditions are matched and then randomly placed in either of the experimental or control group. The matching continues for rest of the pool. The two groups thus formed are supposed to be comparable, thus ensuring uniform impact of different set of variables on patients. अब उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है मैचिंग की टेक्निक। मैचिंग की टेक्निक के लिए उसने एग्जांपल दी है कि दो ग्रुप पेशेंट्स के आपने चेक करने हैं और उनका एक स्पेसिफिक ड्रग है, उसका इफ़ेक्ट चेक करना है। तो वो कहता है कि आप दो ऐसे पेशेंट्स ढूंढें जिनके एट्रीब्यूट्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स और उनके कंडीशंस मैच करते हों, और फिर उन दोनों एक बंदे को एक ग्रुप में डाल दें, दूसरे बंदे को दूसरे ग्रुप में डाल दें, और उसके बाद उसका आप जो है वो उनकी इवेल्यूएशन करते रहें। Number one, ensure extraneous variable have similar impact on control and experimental group. It is assumed that if two groups are comparable, the extent to which extraneous variables will affect dependent variable will be similar in both groups. There are two methods that ensure that control and experimental groups are comparable with one another: randomization and matching. ये हम अभी randomization या आप कर देते हैं या आप matching करते हैं, ये अभी हमने पढ़ा। Eliminate or isolate extraneous variable. Sometimes it is possible to eliminate an extraneous variable or to build it into the study design. This is usually done when there is strong evidence that extraneous variable has high correlation with dependent variable. There are two methods used to achieve this. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं किया जाता, तो आप उसको मॉडल का हिस्सा बना देते हैं। Build the extraneous variable into the design of study. To explain this concept, let us take an example. Suppose you want to study an impact of maternal health services on infant mortality of population. It can be assumed that nutritional status of a children has the marked effect on infant mortality. To study the impact of maternal health services per se, you adopt a 2 by 2 factorial design as explained in figure 7.4. In this way, you can study the impact of extraneous variables separately as well as interactively with the independent variable. Eliminate the variable. To understand this, let us take another example. Suppose you want to study the impact of
health education program on attributes towards and beliefs about the causation and treatment of certain illness among non-indigenous Australian and indigenous Australian living in particular community. As attributes and beliefs are very markedly from culture to culture, study non-indigenous Australians and indigenous Australians in one group will not provide accurate picture. In such studies, it is appropriate to eliminate cultural variation in the study population by selecting and studying population separately or by constructing culture specific cohorts at the time of analysis. तो दो तरीके होते हैं, वो कहता है या तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हिस्सा बना लिया जाए, ये जो ऊपर बिल्डिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल इनटू स्टडी डिज़ाइन लिखा हुआ है उससे मुराद ये है कि आप वहाँ पे उसे इंक्लूड कर लें, मॉडल का हिस्सा बना दें, या फिर आप उसे एलिमिनेट कर लें क्योंकि उससे आपकी स्टडी जो है वो ख़राब होगी, आप सेपरेट ग्रुप्स बना लें. तो दिस इज़ ऑल विद द स्टडी डिज़ाइन. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सिलेक्टिंग अ स्टडी डिज़ाइन. Study designs in quantitative research. All study designs used in quantitative studies can be classified by examining them from three different perspectives. Number one, a different number of contacts with the study population, reference period of the study, and nature of investigation. These perspectives are arbitrary basis of classification. Hence, the terminology used to describe them is not universal. However, the names of designs within each classification base are universally used. Note that the designs within each category are mutually exclusive. That is, if the particular study is cross-sectional in nature, it cannot at the same time be before and after or longitudinal study, but it can be a non-experimental or experimental study as well as retrospective study or prospective study. The chapter concludes with the section on commonly used designs which are based on certain philosophy or methodology which have acquired their name. Study design based on number of contacts. Based on number of contacts with the study population, design can be classified into three groups. अच्छा, ये contacts with study population mean ये है कि research study करते हुए एक आप एज रिसर्चर अपना जो आपका पॉपुलेशन है उसके साथ आपका कांटेक्ट कितना है, उसकी बुनियाद पे हमारे पास तीन स्टडी डिज़ाइंस आते हैं. एक को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, दूसरे को हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज़, और तीसरे को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. द क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन. Cross sectional studies, also known as one shot or status studies, are the most commonly used design in social sciences. This design is best suited to studies aimed at finding out the prevalence of phenomena, situation, problem, attitude, or issue by taking cross section of population. They are useful in obtaining an overall picture as it stands at the time of study. They are designed to study some phenomena by taking cross-section of it at a time. Such studies are cross-sectional with regard to both study population and time of investigation. The cross-sectional study is the most commonly used design in social sciences, also known as one-shot or status studies. The design is best suited for studies aimed at finding the prevalence of phenomena, situation, problem, attitude, and issue by taking cross-section of population. They are helpful in obtaining overall picture as it stands at the time of study. Cross-sectional study is extremely simple in design. You decide what you want to find out about, identify population, select sample, and contact your respondents to find out the required information.
For example, cross-sectional study design would be more appropriate for the study of following topics. अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन, ये होता क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को हम वन शॉट स्टडीज़ भी बोलते हैं, इनको स्टेटस स्टडीज़ भी बोलते हैं, और इनके थ्रू आप किसी भी फिनोमिना, किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी एटीट्यूड या किसी भी इशू को आप स्टडी कर सकते हैं। होती क्या है? होती ये है कि आप एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक का मॉडल बनाते हैं, और उसके बाद उसकी पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और जाके डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि आपने अपना वो जो पॉपुलेशन या सैम्पल है उससे वन टाइम कांटेक्ट करना है। यानी कि मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ तो मैं एक सर्वे बनाऊँगा, जाके वो फिल करवा लूँगा, मेरा और रिस्पोंडेंट का कांटेक्ट ख़त्म हो गया। आज गया, कुछ से आज फिल करवा लिया, कुछ से कल फिल करवा लिया, और उसके बाद अपना एनालिसिस कर लिया। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन है कि आप क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपका इशू क्या है, आप उसकी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, और अपने रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करके तो उससे क्या कहते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं। एटीट्यूड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन टुवर्ड्स यूरेनियम माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ये टॉपिक एक है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आप सेलेक्ट करते हैं वन टाइम, यानी कि आपने सैम्पल बनाया और जाके क्वेश्चनियर फिल करवा लिया, और उसके बाद आपका और रिस्पोंडेंट का कांटेक्ट ख़त्म। ऐसा कोई भी स्टडी जिसमें आप वन टाइम कांटेक्ट होता है रिस्पोंडेंट के साथ रिसर्चर का, उसको आप कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन। The main advantage of before and after study design, also known as pre-test, post-test design, is that it can measure change in situation, phenomenon, issue, problem, or attitude. It is the most appropriate design for measuring the impact of effectiveness of program. A before and after design can be described as two set of cross-sectional data collection points on the same population to find out change in phenomena or variables between 2 points in time. The change is measured by comparing the difference in phenomena or variables before and after intervention. Before and after design. A before and after design can be described as two set of cross-sectional data collection points on same population to find out the change in phenomena or variables between 2 points in time. The change is measured by comparing the difference in phenomena or variable between before and after observations. A before and after study is carried out by adopting the same process as cross-sectional study, except that it compares two cross-sectional data sets, the second being undertaken after certain period. Depending upon how it is set up, and a before and after study may either an experiment or non-experiment. It is one of the most commonly used design in evaluation studies. Difference between two set of data collection point with respect to dependent variable is considered to be the impact of program. अब इसमें क्या होता है, जो प्री और पोस्ट स्टडी डिज़ाइन होता है, बिफोर एंड आफ्टर, इसमें आप पॉपुलेशन आपकी सेम ही रहती है। वो जो आपने 10 लोगों से कलेक्ट करना है डेटा, वो 10 लोग सेम रहते हैं। आप जो है वो क्या कहते हैं, हो सकता है यानी कि आप दो दो पॉइंट ऑफ टाइम्स पे डेटा कलेक्ट कर लें। यानी कि मैं साल के शुरू में डेटा कलेक्ट करूँगा और मैं साल के शुरू आखिर में डेटा कलेक्ट करूँगा। यानी कि दो क्रॉस सेक्शन बन गए। यकम जनवरी को डेटा कलेक्ट होगा, उसके बाद 365 दिन गुजारे जाएंगे, फिर 31 दिसंबर को टेस्ट होगा, या किसी इवेंट से पहले और इवेंट के बाद चेक होगा। फिर उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं डिफरेंट यहाँ पे। तो वहाँ पे वो कहता है कि दो दो यानी कि जो है वो इवेंट्स पे दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे आप डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर आप उनका कंपैरिजन करते हैं।
Pre-test, post-test studies is design. The main advantage of before and after study is its ability to measure change in phenomena or to assess the impact of intervention. However, there can be a disadvantages which may not occur individually or collectively in any study. The prevalence of particular disadvantage is dependent upon the nature of investigation, the study population and method of data collection. These disadvantages include following. As two data sets must be collected involving two contexts with the study population, the study is more expensive and more difficult to implement. ये कुछ disadvantages उसके लिखे हुए हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, प्री और पोस्ट में। उसके बाद जो है वो लॉन्गिट्यूजनल स्टडी डिज़ाइन हम कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूजनल स्टडी डिज़ाइन है वो कहता है द बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन फिनोमिना, सिचुएशन, प्रॉब्लम, attitude and so on, but is less helpful for study the pattern of change. To determine the pattern of change in relation to time, longitudinal study is used. For example, you wish to study the proportion of people adopting a program over time. Longitudinal studies are also useful when you need to collect factual information on continuing basis. You may want to ascertain the trends in the demand for labor, immigration, changes in the incidence of the disease or in mortality, morbidity and fertility patterns of population. Longitudinal study. In longitudinal studies, the study population is visited number of time at regular interval, usually over a long period, to collect the required information. These intervals are not fixed, so their length may vary from study to study. Intervals might be as short as a week or longer than a year. Irrespective of the size of interval, information gathered each time is identical. The longitudinal studies, the study population is visited number of time at regular intervals, usually over the long period, to collect the information. These intervals are not fixed, so their length may vary from study to study. Intervals might be short as week or longer than year. Irrespective of the size of study, the type or information gathered at each time is identical. Although data collected is from the same study population, it may or may not be from same respondent. Longitudinal study can be seen as series of repeated cross-sectional studies. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैव मेनी। अच्छा, यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है। आपका ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है ये आप पॉपुलेशन से डेटा 2, 3, 4 या 6 दफ़ा कलेक्ट करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आप पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं और फिर उस ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट चेक करते हैं। फिर ट्रेनिंग के आप चेक करना चाहते हैं कि साल बाद क्या आउटपुट आई, ट्रेनिंग के 6 महीने बाद क्या आउटपुट आई, चाहे ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद क्या इफ़ेक्ट आए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मीन्स कि आप नंबर ऑफ टाइम्स आप डेटा कलेक्ट करते हैं और किसी स्पेसिफिक इवेंट, किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर रहे होते हैं कि लोगों ने इससे कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ये था स्टडी डिज़ाइन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स। उसके बाद हैं जी स्टडी डिज़ाइंस बेस्ड ऑन रेफरेंस पीरियड। तो रेफरेंस पीरियड की बुनियाद पे जब आप स्टडी डिज़ाइंस बनाते हैं तो उसकी भी 3 टाइप्स हैं। एक को आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ कहते हैं, एक को आप प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ बोलते हैं और एक आपको आप रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ बोलते हैं। Retrospective studies investigate phenomena, situation or problem or issue that has happened in past. They are usually conducted either on the basis of data available for the period or on the basis of respondent recall of situation. For example, studies conducted on following topics are called as रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ ये हैं कि किसी पास्ट इवेंट या किसी पास्ट फिनोमिना को टेस्ट करने के लिए जो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है
उसको स्टडी करने के लिए आप जो कोई स्टडी डिज़ाइन बनाएंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन कहलाएगा। और जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन है, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज रेफर टू लाइकली प्रेफरेंस ऑफ फिनोमेना, सिचुएशन, एटीट्यूड और आउटकम इन फ्यूचर। Such studies attempt to establish the outcome of an event or what is likely to happen. Experiments are usually classified as prospective as the researcher must wait for an intervention to register its effect एंड स्टडी पॉपुलेशन। अब प्रोस्पेक्टिव स्टडी ये है कि आप फ्यूचर में आने वाले किसी इवेंट को स्टडी करें, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करें कि ऐसा करें तो क्या होगा, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि फ्यूचर फिनोमेना जो हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर प्रॉब्लम जो आ सकती है, कोई आउटकम फ्यूचर का, उसको स्टडी करने के लिए जब आप कोई उसको करेंगे रिसर्च को, तो आप उसे प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन बोलेंगे। और तीसरा है जी रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। Retrospective perspective study design focus on past trend in phenomena or study it into the future. Past part of data is collected retrospectively from the existing record before intervention is introduced, and then study population is allowed to ascertain the impact of intervention. तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव ये है कि आप प्रीवियस डेटा की बुनियाद पे आगे के लिए स्टडी करते हैं कि माजी में ये हुआ था तो अब आगे ऐसा हो सकता है। ये काम आप कर रहे होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव डिज़ाइन में। और तीसरी जो आपने टाइप हमने पढ़ी वो स्टडी डिज़ाइंस कॉन्टेक्ट की बेस पे थे। फिर स्टडी डिज़ाइंस जो हैं वो रेफरेंस पीरियड की बुनियाद पे थे। और तीसरा ये है स्टडी डिज़ाइन जो है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे है। जब आप नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे स्टडी डिज़ाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और सेमी एक्सपेरिमेंटल। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वो ये है कि आप To understand the differences, let us consider some examples. Suppose that you want to test the following: the impact of particular teaching method on the level of comprehension of student, the effectiveness of programs such as random breath testing on level of road accidents, or usefulness of drugs such as AZT in treating people who are HIV positive. In such situation, there is assumed to be cause and effect relationship. There are two ways of studying these relationships. First involves the researcher or someone introducing intervention that is assumed to be cause of change and waiting until it is produced or has given sufficient time to produce the change. The second consists of researcher observing a phenomena and attempting to establish what caused it. In this instance, the researcher starts from effect or outcome and attempts to determine the causes. If a relationship is studied first way, starting with cause to establish effect, is known as experimental study. If followed second part, that is starting from effect to trace the cause, it is known as non-experimental study. अच्छा, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये है कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और उस पे एक प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस, एक दवा की इफ़ेक्टिवनेस, किसी टीचिंग मेथड की इफ़ेक्टिवनेस को स्टडी करना चाहते हैं। तो ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहलाता है। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं, इनके आगे टाइप्स होते हैं। इनको आफ्टर ऑनली एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। यानी कि कई दफ़ा आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद का इफ़ेक्ट चेक कर रहे होते हैं। कई दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट से बाद की सिचुएशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा आप कंट्रोल ग्रुप को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप कई दफ़ा डबल कंट्रोल डिज़ाइन को स्टडी करते हैं। उसके बाद आप जो है कंपैरेटिव ये है कि दो ग्रुप्स लिए उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। फिर एक प्लेसबो डिज़ाइन होता है। प्लेसबो डिज़ाइन ये होता है a patient's belief that he she is receiving treatment can play an important role in his recovery from illness even after treatment is
ineffective. This psychological effect is placebo designed to attempt placebo involve 2 or 3 groups depending on whether or not researcher want to have control group. If researcher decides to have control group, the first group receive the treatment, second group receive placebo treatment, and third control group that receives nothing. The decision is to which group will be treatment placebo or control can be made through randomization. तो यहाँ पे जो है वो आप डिफरेंट जो है वो उसको करते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं. एक को दवा देते हैं, एक को दवा नहीं देते, एक को कुछ नहीं करते, एक को माइन्यूट उसको देते हैं, और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं कि उनके रिएक्शन क्या हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन सर्वेज करवाए जाते हैं, और ऑनलाइन सर्वेज का आपको पता है क्वेश्चनेयर है वो फिल करवा लिया ईमेल के थ्रू या पर्सनल उसके थ्रू. उसके बाद ये डिफरेंट जो है वो स्टडीज़ हैं, कोहॉर्ट स्टडीज़ और ट्रेंड स्टडीज़. इनको आपने रीड आउट कर लेना है, और कोई भी जो प्रॉब्लम हो वो मेरे से पूछ लेनी है. आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.